दिलीप जी 2-3 बार खास मुलाकात। और खास मुलाकात में आज अम्बेडकरनामा में 2 मेहमान हैं। और पहले मैं परिचय करा दूं, महेश प्रजापति साहब हैं, संत राम बीए फाउंडेशन चलाते हैं। वही संत राम जी जिन्होंने जात पात तोड़क मंडल बनाया था, जहां अम्बेडकर साहब को भाषण देना था, वो भाषण नहीं हुआ और बाद में वो किताब के रूप में छपी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। दूसरे मेहमान हैं, आप सब जानते हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते हैं, हमारे कलीग हैं। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव के नाम से यूट्यूब चलाते हैं, 50,000 इनके सब्सक्रिप्शन हो गए हैं। पहले अम्बेडकरनामा की ओर से, आप सब की ओर से मैं इन्हें बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्दी से 1 लाख पार करें। और सारे दोस्तों से आग्रह भी है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा बोलते हैं, विभिन्न विषयों पर लगातार अपनी बेबाक राय रखते हैं, देश भर में सामाजिक चेतना जगाने के लिए जाते हैं, बोलते हैं, इसलिए इनको बधाई दीजिए पहले। और अभी बातचीत करेंगे, यूट्यूब के बारे में भी बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश इलेक्शन पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं महेश जिससे आपको मिलवाना चाहता हूँ, हमारे लिए कुछ उपहार भी लेकर आए हैं। पहले तो उपहार दे दीजिए, अम्बेडकरनामा के लिए सबसे बड़ा उपहार ये किताब है, मेरे जीवन के अनुभव संत राम बीए। 100 वर्ष पूरा होने वाला है ना जात पात तुरक मंडल का। चलिए, और ये संत राम बीए का ही हमारा समाज जात पात तुरक मंडल शताब्दी वर्ष ग्रंथमाला 2। बधाई दीजिए महेश जी को, उन्होंने 2 किताबें छापी हैं इस वर्ष। जात पात तुरक मंडल का 100 साल पूरा हो रहा है, इसलिए लगातार सामाजिक आदमी हैं, काम करते हैं। दोस्तों को बताइए अपने बारे में, अपने फाउंडेशन के बारे में। साथियों नमस्कार। आज की मुलाकात ये बहुत ही खास है, मुख्यतः मेरे लिए डॉक्टर रतनलाल जी का, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का साथ है। संत राम बीए एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर जात पात जैसे नासूर को देश से ख़त्म करने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां, कुछ परिस्थितियां, कुछ वातावरण रहा कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ होते हुए भी उनको भुला दिया गया। अगर कह सकें तो ये है कि शायद जिन लोगों के बीच संत राम बीए जी काम कर रहे थे, बल्कि वरिष्ठ कथाकार संजीव जी का मूल्यांकन तो सही है कि 1936 की वो घटना जब संत राम जी ने डॉक्टर अंबेडकर को जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन के लिए बुलाया और किसी कारण से जो आर्य समाज के जीर्ण मताभिमानी लोग थे उनके कारण वो आयोजन नहीं हो सका। और उसके बाद वो एक डेडलाइन होनी चाहिए थी डॉक्टर संत राम बीए के लिए कि अगर उस समय वो डॉक्टर अंबेडकर के साथ पूरी तरह आर्य समाज का पल्ला छोड़ के चले गए होते तो शायद आज देश का परिदृश्य दूसरा होता। संत राम बीए जी आर्य समाज को नहीं छोड़ सके और आर्य समाज ने उनको भुला दिया, उनको ऐसे अंधकार की ओर डाल दिया जिससे फिर उनका नाम गायब हो गया। देश के इस समतामूलक जो समाज के निर्माण है, सामाजिक न्याय का जो आंदोलन था, उससे संत राम बीए जी पूरी तरह हाशिए पर चले। इसका कारण आप क्या समझते हैं? जाति? संत राम बीए पिछड़ी जाति? संत राम बीए जी बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने सही कहा। संत राम बीए जिस एक हाशिए की आप कहें, जिस कुम्हार समाज से वो थे, वो एक इस तरह का एक उपेक्षित समाज है, एक उपेक्षित समुदाय है कि शायद ये भी एक कारण रहा उनके बुलाए जाने का कि अगर वो शायद उस समुदाय से ना होते तो शायद आर्य समाज के जो लोग थे उनको प्रमोट करते। अपने नायकों की तलाश में अनुसंधान जरूरी ये जारी है प्रयास। संत राम बीए जी ने 1922 में जो जात पात तोड़क मंडल बनाया, इस वर्ष
उसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संतराम बीए फाउंडेशन इसका शताब्दी वर्ष का आयोजन कर रहा है। इसके लिए एक पूरा आयोजन तैयार है। इसके तहत पुस्तक प्रकाशन की दिशा में ये संतराम बीए का जो जात पात तोड़क मंडल शताब्दी वर्ष ग्रंथमाला के तहत ये पहली पुस्तक फाउंडेशन की ओर से प्रकाशित है, जो उनकी आत्मकथा है, मेरे जीवन के अनुभव। और दूसरी पुस्तक जो हमारा समाज है, इसमें उन्होंने भारत में जात व्यवस्था की जो निस्सारता है, जात व्यवस्था का जो एक खोखलापन है, उसको उन्होंने पौराणिक साहित्य, वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से तमाम तरह के उदाहरण देकर के सिद्ध किया है कि जात व्यवस्था किसी भी तरह जायज नहीं थी। तो ये इसी के साथ कुछ और पुस्तकें हैं जो जारी होंगी। देश के अलग अलग हिस्से में गोष्ठियाँ होंगी। इस पर नाट्य मंचन योजना है। जी, ये सारा कार्यक्रम, ये फाउंडेशन का क्या काम है, मतलब कौन इसके संरक्षक हैं, ऑफिस बेयरर्स? फाउंडेशन तो मैं निजी प्रयासों से ही अच्छा। ये स्थापित किया है। और शाहजहांपुर जहां मैं रहता हूं, संतराम बीए फाउंडेशन का वहीं हमारे अभी आवास में ही इसका कार्यालय है। ये साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है जो न्यास के रूप में पंजीकृत है। और पुस्तक प्रकाशन, गोष्ठियाँ और बहुजन समाज के जो नायक हैं, जो भूले बिसरे नायक हैं, उनको लाना, उनको जनसामान्य से परिचित कराना, ये फाउंडेशन का उद्देश्य है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी मांग है, हमारी सरकार से भी मांग है कि हमारे बहुजन नायकों पर बहुत सारे विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और भी ऐसे हैं, लेकिन एक मुझे लगता है कि संतराम बीए एक ऐसे व्यक्तित्व है जिस पर अभी बहुत ज़्यादा लोगों को तवज्जो नहीं है। अच्छा, इसका एक बात देश में कहीं कोई शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय या कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहां संतराम बीए पर कोई संतराम बीए साहब पे महत्वपूर्ण काम सब कुछ हुए हैं। चारू गुप्ता प्रोफेसर हैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने गंभीर लेख लिखा है, प्रतिमान में छपा है CSDS से। मैं ये समझता हूँ कि जैसे अभी वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग हुई, और मालवीय जो है कंटेम्प्रेरी ही थे, एक ही समय के सब लोग थे, तो मालवीय को भारत रत्न मिल गया। और ऐसे ऐसे नायक जो राइट विंगर्स हैं उठाते हैं। कहीं वोट बैंक का, जैसे कुम्हार जाति की संख्या कम है, यही एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक रहता तो राजनीतिक इस्तेमाल के तरीके से इनके नाम पे विश्वविद्यालय की घोषणा हो गई ना। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव है, और थोड़ा सा भी लगे कि ये वोट फैक्टर कर सकता है, तो कई योजना घोषणा हो सकती है। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स के भी शिकार है? देखिए, संतराम बीए जिस समुदाय से आते हैं, वो समुदाय खुद भी एक सोया हुआ समुदाय है। संख्या भी कम है। संख्या तो और भी समुदाय हैं जो संख्या में बराबर है, बहुत कम तो संख्या नहीं है। अच्छा, कुमार समुदाय की संख्या खास करके उत्तर भारत में अच्छी है, लेकिन एक सोया हुआ समाज है। मूलतः संतराम बीए के बारे में जो प्राथमिक जानकारी है, जो उनका परिचय है, वो मुझे एक सामुदायिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ही मेरा परिचय हुआ। लेकिन जब मैंने संतराम बीए जी की ये आत्मकथा, मेरे जीवन का अनुभव पढ़ी और उनका साहित्य पढ़ा, तो मुझे लगा कि इतना विशाल व्यक्तित्व, इतना बड़ा कार्यकर्ता सामाजिक न्याय के लिए, और उसको इस तरह बुला दिया गया, ये कहीं न कहीं इसमें कुछ राजनीतिक इसके निहितार्थ भी थे। और आज अगर संतराम बीए को लाया जा रहा है तो उसके भी कुछ निहितार्थ हैं। चलिए, अम्बेडकरनामा वो फोरम है, ये फोरम आपका भी है। अगर आप चाहें कि उस पर कुछ बोले, वीडियो बनाएं, संतराम जी के बारे में बताएं, तो अम्बेडकरनामा वो मंच प्रोवाइड करेगा जिसपे आप अपनी बात रख सकते हैं। और मेरा अम्बेडकरनामा के सभी दर्शकों से, सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है कि फाउंडेशन ने जात पात तोड़क मंडल का जो शताब्दी वर्ष के आयोजन करने का जो शुरुआत की है, उससे आप सभी जुड़ें। देश के अलग अलग शहरों में ये आयोजन साल भर होंगे, और इसके माध्यम से हम संतराम बीए और अपने बहुजन समाज के नायकों को जानेंगे, समझेंगे। इसी के साथ नमस्कार।
जी। अब आइए लक्ष्मण साहब, बधाई, 50,000 सब्सक्रिप्शन साथी जुड़ गए हैं। और बात शुरू करेंगे उससे पहले आप सब डॉक्टर लक्ष्मण यादव का चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लक्ष्मण साहब, योजना कैसे बनी यूट्यूब चलाने की? पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपकी बधाई के लिए। और अब आपके पास बैठ कर के मैं क्या कहूँ कि योजना कैसे बनी। आप आगे आगे चल रहे हैं। और ये सर चैनल मेरा 2014 में जब अपना ईमेल जब गूगल, हाँ, उस समय उससे लिया और एक आध दो पुरानी वीडियोस कभी कभी थी तो वो एक आध वीडियोस डाल दी। लेकिन ये जब लॉकडाउन हुआ और उस समय हम लोग दरअसल जिस प्रोफेशन में हैं उसका मुख्य मकसद ही है पढ़ाई लिखाई, बोलना, तो हाँ, और बोलना। और हम लोग जैसा क्लासरूम बनाना चाहते हैं वैसा ही तो एक समाज भी बनाना चाहिए, जाहिर है कि जितना इंक्लूसिव क्लासरूम रहे, जितनी ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं हम अपने विद्यार्थियों का ले जाएं, उनके विचार को, उनके ख्याल को, वैसा ही फिर दुनिया बनाना चाहते हैं। तो एक बड़ी भूमिका हमारी बतौर नागरिक भी है। तो वो जब अब आप तमाम लोग हैं, आप हैं, तमाम और लोग हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं और उनके पास अनुभव है, तो उन लोगों ने जो काम किया हम लोग उसी के से प्रभावित होकर के अपने पुराने जितने भी बहुजन आइकॉन हैं, जितनी भी वो विचारधारा है, उसको पढ़ना, समझना और बोलना शुरू किए। लोग जुड़ते गए, लोगों ने प्रेम दिया और फिर हो गया 50,000। तो देखते देखते 1.5 साल लगे बस। हाँ, तो मेरा भी 1.5 साल लगा। हाँ, लेकिन आपका चूंकि है एक, हम लोग तो अभी पीछे वो यूट्यूब का कोई ठीक नहीं, कभी भी आप क्लिक कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग का थोड़ा एकेडमिक चैनल है, न्यूज नहीं है, इंटरटेनमेंट भी नहीं तो है। इंटरटेनमेंट नहीं है, न्यूज नहीं है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे इसका ग्रोथ हाँ, होता है। खैर, हमारा पर्पस कुछ और है, आपका हमारा पर्पस कुछ और है। तो ये जो आप थीम उसमें जो बनाते हैं, किस तरह का थीम सब बनाते हैं? मेरा फिलहाल फोकस सर इस बात पर है कि मैंने एक सेगमेंट दिया, उसका नाम रखा सामाजिक न्याय की पाठशाला। तो उसमें सबसे प्राथमिक तौर पर मैंने 2 काम चुने। एक तो कि जितने आइकॉन्स हैं उनके जीवन के बारे में लोगों को बताया जाए। कुछ लोग हैं जिनके बारे में बातें होती हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में बात नहीं हो रही है। आज ही देखिए संतराम बीए जी पर है, उतनी बात नहीं हो रही है जितना होना चाहिए था। ये एक सेगमेंट है उसका। दूसरा ये है किताबों के बारे में बात। तो यही है, विचारधारा सामाजिक न्याय की है। मैंने कार्ल मार्क्स पर भी उसमें वीडियो बनाया, क्योंकि जो भी गैर बराबरी के खिलाफ लड़ रहा है, जाहिर है बराबरी की दुनिया बनाने का ख्वाब देखता है, भगत सिंह है और तमाम बहुजन नायक हैं, तथागत बुद्ध से लेकर के मंडल कांशीराम लोहिया साहब और अम्बेडकर साहब। तो एक पूरी विरासत है। मैं बस ये कोशिश कर रहा हूँ सर कि चूंकि हमें भी जो लड़ाई करनी है बराबरी की दुनिया के लिए, उसके लिए पढ़ाई जरूरी है। तो जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसी को अगर हम किसी रूप में लोगों तक पहुंचा पाए तो उसी का एक प्रयोग है। आप यूनिवर्सिटी बन चुके हैं? अभी तो ये तो नहीं कहूँगा, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन हाँ, कोशिश हम लोग की यही है कि हम लोग अपनी भूमिका निभा सकें। जो बातें आप लगातार घूम घूम के कह रहे हैं, देश के जो हालात हैं अभी, किसानों का आंदोलन हो, रोस्टर का आंदोलन हो, चाहे आप SC/ST एक्ट वाला आंदोलन हो, तमाम, क्या वजह है कि इसमें से अमूमन जनरली सोशल एक्टिविस्ट ही ज़्यादा मुखर हो रहे हैं, पॉलिटिकल क्लास मोर और लेस थोड़ा सा साइलेंट रहता है इन मुद्दों पे? क्या वोट का मसला क्या है? बिल्कुल सर, आप तो कई बार कहते भी हैं कि मतलब आपका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य और मुझे बड़ा पसंद आता है कि कोई नेता है उसको तो आप ये प्रलोभन दे सकते हैं कि आपको कुर्सी दे देंगे, टिकट देंगे और तमाम चीजें। एक बुद्धिजीवी को क्या चाहिए होता है? आप कहते हैं ना मजाक में कि महान बनना है, बनाओगे? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें क्या करना है कि हमें अपने वक्त का सच कहना जरूरी है और बुद्धिजीवियों से यही अपेक्षा है। आप अभी हम जिस भूमिका में हैं, हम अगर चेहरा देख करके बात करेंगे, अवसर देखकर बात करेंगे, तो हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। अगर आज हमसे हमारा समाज कोई अपेक्षा करता है तो वो ये कि जो आज के दौर में कहना जरूरी है वो आप कहिए। ये नेता नहीं कर सकता। नेता हाँ, नेता को कुर्सी पानी है। वो अभी यूपी में हो रहा है ना, इतना बढ़िया लड़ाई चल रही है, अभी हम लोग उस पर आप कह रहे थे बात करेंगे। आप दलित और पिछड़े इंकलाब लाएंगे, फिर बीच में परशुराम का कटार भी आ जा रहा है ना, ये एक मजबूरी है, पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी है। वो उस मजबूरी से उबर नहीं पा रहे।
अब हाँ, बुद्धिजीवी के पास सर, मतलब अगर ईमानदार बुद्धिजीवी है, मेहनती बुद्धिजीवी है, विचारधारा स्पष्ट है, तो वो सर ये काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग की कोशिश यही है कि हम कम से कम अपने वक्त का सच बोलें। नहीं, उसमें मेरी जो राय है, हम लोग खैर हिंदी पट्टी से ज़्यादा फेमिलियर हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, और कई बड़े नेताओं से हमारी मुलाकात हुई, और मैंने कहा कि आप सिंबोलिज्म कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो वोट आपको मिलना है वही मिलेगा, वो वोट नहीं मिलने वाला है। उसका ओरिजिनल घर जो है आरएसएस बीजेपी मजबूत हो चुका है, वहीं रहेगा मोरलेस। तो कई लोगों की सहमति इस पर नहीं होती है, लेकिन जो सोशल साइंटिस्ट एक्टिविस्ट, हम लोग को ये बात समझना चाहिए कि जो आपका बेस कोर वोट है उसी का कंसोलिडेशन जरूरी है, उसी का कंसोलिडेशन जरूरी है। अदरवाइज तो मोदी जी भी कह रहे हैं मैं पिछड़ा हूँ, पिछड़ों का बहुत सारा नेतृत्व उन्होंने उभार दिया, मंत्री बनाए तो प्रचार करवाए, हाँ, कि इतने ओबीसी इतने दलित बनाए। हाँ, प्रेस बकायदा पहली बार प्रेस नोट गया, बिल्कुल प्रेस नोट गया। तो ये सब है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, कई राज्यों में, 5-7 राज्यों में इस साल होगा चुनाव, 22 में, 5 में तो इधर ही होगा, दिसंबर में जाके ये हिमाचल, शायद गुजरात का। तो क्या लग रहा है, हम लोग तो जितना हम लोग का काम करना था, तेल डालना था इंजन में, उतना डाल दिए, क्या लग रहा है? बिल्कुल सर, मतलब एक पक्ष तो इसका यही है कि अक्सर राजनेता और आरएसएस जैसी पृष्ठभूमि तो इन लोगों की है नहीं। ये पॉलिटिकल पार्टियां, खासकर उत्तर भारत की बात करें तो अब ये कैडर बेस नहीं रही है। अब ये सारी पार्टियों के पास ऐसा नहीं है कि आरएसएस जैसा कोई संगठन हो जो जमीन बनाता हो, फिर पॉलिटिकल पार्टी उस पर फल लगाती हो, फसल काटती हो। ये अब ये लोग काम छोड़ते हैं। मानवर कांशीराम ने लंबे समय तक किया, मुलायम सिंह जी ने शुरू में किया था, लोहिया प्रशिक्षण शिविर मुलायम सिंह जी चलाते थे और अपने कैडर को ट्रेंड करते थे। तो जो विचारधारा की ट्रेनिंग थी कांशीराम जी की, मुलायम सिंह जी की, अभी लगता है कि उस दिशा में कम काम हो रहा है। तो एक तो ये हम लोग जो भूमिका निभा रहे हैं वो ये कि हम क्या कर सकते हैं, हम वो कह सकते हैं कि भाई आज जरूरत इस बात की है कि एक राजनीतिक दल को इस जमीन पर खड़ा होना चाहिए जो अभी आप कह रहे थे। आपको पहचानना होगा कि अगर आप वंचित शोषित तबके के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, जैसे जेंडर जस्टिस है, आप अगर महिलाओं के हक में बोले तो जरूरी नहीं है कि उसमें 2 लाइन पुरुषों के हक में भी बोलना पड़े। ये किस बात की मजबूरी नहीं है? अन्याय जिसके साथ हुआ उसके पक्ष में न खड़े होंगे। आप गरीबों के पक्ष में अगर आप खड़े हो रहे हैं कि गरीबी उन्मूलन करना हम नेता हैं, हमारा काम है, फिर 2 लाइन अमीरों के पक्ष में भी बोलना मजबूरी है कि वो भी खुश रहे, ये भी खुश रहे। तो लालू जी एक बात कहते थे ना कि पुतो मीर तो बछरो मीर, ये वाला राजनेता करता है, बुद्धिजीवी ये काम नहीं करता। तो लेकिन एक एग्जांपल भारत में ही है, तमिलनाडु में तो एग्जैक्टली वही मैं कह रहा था, उत्तर भारत में ये दिक्कत हो रही। तमिलनाडु की जमीन पेरियार की जमीन है, वहाँ वैचारिकी बिल्कुल स्पष्ट थी, वहाँ बिल्कुल आत्मसम्मान आंदोलन चला और उसके बाद फिर पेरियार की अपनी वैचारिक परंपरा रही है और सोशल रिफॉर्म हुआ। नॉर्थ इंडिया में वो सोशल रिफॉर्म उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इसलिए जो जमीन तैयार हुई है, बीजेपी और आरएसएस के दमन के बाद तमाम वंचित शोषित लोग परेशान हैं। इसका असर तो दिख रहा है ना, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रैलियों से कई गुना ज्यादा भीड़ गैर बीजेपी रैलियों और खासकर अखिलेश यादव के यहाँ हो रही है। यानी जनता नाराज है। अब नेता की यहाँ भूमिका बढ़ जाती है। नेता को अब एकदम भरोसा दिला देना होगा, वोट डालने कोई जाए तो उसे ये भरोसा दिला दो कि जितना अन्याय हुआ है उसको अन्याय को हम दूर करेंगे। हाँ। अगर आप ये नहीं कर पाए तो बीजेपी ने जो खेल जो है बिहार में खेला, उत्तर प्रदेश को कभी वो अपने हाथ से खिसकने देंगे? जो उनकी पूरी सांप्रदायिक राजनीति का केंद्र है। अभी अयोध्या झांकी, मथुरा काशी बाकी, अब्बा जान, कब्रिस्तान, शमशान सब तो शुरू हो गया। कैसे लड़ेंगे आप इनसे? आपको स्पष्ट वैचारिकी से लड़ना होगा। तो अभी सर मुझे लगता है कि मामला एकदम कांटे की टक्कर में। इस समय भाजपा विरोध में जो भी राजनीति है उसे गोलबंद होकर के कांग्रेस और लेफ्ट साइलेंट हुए ना ममता दीदी के यहाँ बंगाल में जिताने के लिए, तो यूपी में भी लोग कहें कि भाई जो जिता रहा है, जो बीजेपी को हरा रहा है उसके साथ खड़े हों, और जो बीजेपी को हराने का दम भर रहा है उसे आखिरी वक्त तक अगर वोटर को सहेजना नहीं आया तो वो तो कोविड वैसे ही अब बढ़ रहा है। चुनाव होने वाले हैं, कोविड बढ़ने लगा। रैलियों में जब भीड़ नहीं आ रही थी, अभी पंजाब में देखिए वो कहाँ गए थे, फिरोजपुर, रैली में कोई नहीं था तो बीच से ही लौट आए कि मैं जिंदा लौट आया। ये वो पार्टी है सर, वो किसी का कोई वैल्यू नहीं, ये किसी भी स्तर पर उतर करके आपको रोक देंगे। ये मेरा। अच्छा ये बताइए, आखिरी सवाल, क्या किसी पार्टी के पास वैकल्पिक एजेंडा है, ऑल्टरनेटिव एजेंडा है
या एजेंडा की सेटिंग जो है, पिच जो है बीजेपी तैयार कर रही है? मैं सर इसका एक उदाहरण थोड़ा सा पृष्ठभूमि में दे रहा हूँ। 90 का दौर पूरे भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक बदलाव का दौर है। क्रिस्टोफ जेफरले उसके लिए बहुत बढ़िया शब्द, एक इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन, पूरे मंडल मूवमेंट और इवन कई तरह के मूवमेंट, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक राज सत्ता परिवर्तन और बहुत बदलाव आया। उसी समय आप देखेंगे केंद्र में दो पोल जो हुआ करते थे ना, बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी बहुत तेजी से उभर रही थी, 90 तक आते आते वो अपने एक दमदारी से उभरती जा रही थी, कांग्रेस अपनी भूमिका निभा रही थी। थर्ड फ्रंट बनता है उन लोगों का जो वैचारिक रूप से इन दोनों के अलग थे। संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है, बाद में जो जनता परिवार था, समाजवादी परिवार था, वो सब एकजुट होकर के कई बार सरकार बनाता है। थर्ड फ्रंट में एक थर्ड वैचारिकी दिखती थी। कांग्रेस बीजेपी में क्या है, सॉफ्ट और हार्ड का तो फर्क था। आज जब मैं देख रहा हूं तो मैं चिंता जाहिर कर रहा हूं कि गोडसे बनाम गांधी की बहस में एक जो तीसरा पहलू था ना, सामाजिक न्याय का पहलू था, उसे बिल्कुल हाशिए पर बड़ी चालाकी से किया जा रहा है। फिर से लग रहा है कि गांधी बनाम गोडसे, तो वेयर इज अम्बेडकर, फूले पेरियार, बिरसा, अब्दुल कयूम अंसारी, ये कहाँ गए, भगत सिंह कहाँ गए? तो मैं सर ये देख रहा हूँ कि अब जो थर्ड फ्रंट बन रहा है, एक फ्रंट हो गया बीजेपी, दूसरी फ्रंट में कांग्रेस जो हिंदुत्व और हिंदुइज्म खेल रही है, वो तो दिख रहा है ना कैसे कौन हिंदू, असली हिंदू, नकली हिंदू। तीसरे फ्रंट में कौन लोग आ रहे हैं, ममता बनर्जी, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चुनाव के समय, अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ना, ये थर्ड फ्रंट बन रहा है। सर ये सामाजिक न्याय की राजनीति कहाँ गई? उधर परशुराम भी है, और उधर और सामाजिक न्याय की राजनीति के लोग बहुजन से सर्वजन, तो परशुराम तक जाने को मजबूर है। आपकी शुरू वाली बात से सहमति दर्ज करा के कह रहा हूँ, 85% वंचित शोषित बहुजन है ना, आप ईमानदारी से अगर इन्हीं पर फोकस किए होते और अभी भी कर देते, तो जो स्टालिन कर रहे हैं ना, वो आप करने में कामयाब हो जाते। और फिर एक देश की राजनीति केवल उत्तर प्रदेश, बिहार या सामाजिक न्याय की राजनीति मजबूत नहीं होती, देश बच जाता। ये हिंदुत्व वर्सेस संविधान बच जाएगा। तो ये मेरी टिप्पणी है सर। चलिए शुक्रिया। ये थे दो खास मेहमान, महेश जी संतराम PA फाउंडेशन चलाते हैं और लक्ष्मण यादव विभाग वक्ता हैं, इनका YouTube है, जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे जल्द मिलता हूँ। जय हिंद।